नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची से संबंधित है। क्योंकि देखिए, अनुसूचियाँ जितनी हैं, यहाँ से जो भी पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं तो क्या क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है और उसके मूलभूत कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या है, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ज़्यादातर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रतिभागी भाग लेते हैं तो मैं देखता हूँ आमतौर पे कि ये जो यूनिट है संविधान का, कई लोगों को इसकी जो भाषाएं हैं वो इतनी क्लिष्ट लगती हैं कि उसको पढ़ना नहीं पसंद करते या फिर उसको रटने का प्रयास करते हैं। और रटने के प्रयास में इसका रूल है कि अगर आप संविधान को रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पेपरों में इसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा पूरा इसको पढ़ाने का मेन जो मोटो है वो यही है कि पहले मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें कहाँ कहाँ से कौन से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अलावा उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा सकूं, और तीसरा कि आपको याद करने में आसानी और भाषा बहुत आसान बन सके। तो लास्ट में हम लोग थोड़ी ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि हाँ कैसे याद रखें, क्योंकि अल्टीमेटली याद रहने पे ही फिर पेपरों में हम उसको सही कर पाएंगे कम समय में। तो ठीक है दोस्तों, आइए आज संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची, जिसे शेड्यूल कहा जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको शुरू करूँ इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस कैरियर पॉइंट DLN चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं पिछली जो भी बनी हुई हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट के वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनको पीछे के जो भी पृष्ठभूमि वो सब समझ आए और आगे वाले वीडियो समझने में कोई भी परेशानी न हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है अनुसूची। अब देखिए, अनुसूची के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पहले इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि मूल संविधान देखिए, क्वेश्चन से मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई भी पैसेज, तो अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ जाते कि इसमें से क्या क्या पूछने वाला है तो आप उस पैराग्राफ को बड़े फोकस होकर पढ़ते हैं और क्वेश्चन निकाल लेते हैं उसका आंसर। लेकिन अगर आप खाली पैरा पढ़ते जाए, यानी कोई भी नोट्स पढ़ते जाएं और आपको ये पता ही ना हो कि कौन से क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो मेरा मेथड ये है कि चाहे जीके का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो, आप पहले क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें कि यहाँ से बनता क्या है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है। इसके अलावा जितनी भी ये अनुसूचियां हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, यानी वो किसके ऊपर फोकस हैं। इसके अलावा क्या इसमें कुछ ऐसे भी अनुसूचियां हैं जो संविधान में संशोधन के बाद आई हैं। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसको कब ये मान्यता दी गई, किस संविधान संशोधन से, या फिर नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जो है इनसे संबंधित उन्हें उसमें कितने विषय होते हैं, कितनी प्रकार की सूचियाँ होती हैं, जो हमारे यहाँ भाषा है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, शुरुआत में कितनी दी गई, बाद में कितनी दी गई। इसके अलावा जो SC ST क्षेत्र से संबंधित होता है उसके लिए कौन सी अनुसूची है, कोई भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, उनके शपथ, इससे संबंधित कौन सी अनुसूची है। आखिर वो कौन सी अनुसूची है जिसमें महत्वपूर्ण 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका उल्लेख है। ये मोस्ट टाइम पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले मूल संविधान में जितनी अनुसूचियाँ हैं उसको समझते हैं, और फिर कौन सी नई अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी गई हैं उस आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें मैंने संविधान सभा का गठन, प्रस्तावना और संविधान का पूरा स्ट्रक्चर इसके वीडियो में बना के पहले ही इस पर डाल चुका हूँ। आज जो अनुसूची से संबंधित है तो इसमें बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब संविधान बना था मूल, उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8, फिर संशोधन के बाद इसमें 4 जोड़ दी गई हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। ये तो आप समझ पाए। अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी, तो आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि ये 8 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें देखते हैं पहले प्रथम अनुसूची।
देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि पहले इस पे जितने भी कॉन्सेप्ट है समझा देता हूँ, बाद में हम लोग एक फ्लो चार्ट के मेथड से लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। जो पहली अनुसूची है उसमें ये जिक्र किया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जो पहली अनुसूची है वो बस इससे संबंधित है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है। तो ये मूल संविधान की पहली अनुसूची में बस इसी का जिक्र है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अब 28 राज्य हो चुके हैं और 2 केंद्र शासित बढ़ गए हैं, तो कितने हो गए हैं? 9। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या समझ सकते हैं, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में कोई नया राज्य बनता है या कोई राज्य की कह सकते हैं कि मान्यता खत्म होती है, तो किस अनुसूची पे प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे पहली अनुसूची पे, क्योंकि यहीं पे ये संख्या घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो कभी भी किसी राज्य में आने से या उसके हटने से पहली अनुसूची पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची है इसमें ये कहा गया है कि जो भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी से मतलब क्या है? ये हम और आपके बारे में बात नहीं हो रही है। पदाधिकारी का मतलब जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, या फिर कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए। तो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं तो इन सबों के वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी जब वो कार्य करते हैं तो उनको मिलने वाले वेतन, उसके ऊपर मिलने वाले भत्ते और रिटायर होने के बाद पेंशन, यानी ये 3 चीज़ों से संबंधित इसका उल्लेख किस में है? दूसरी अनुसूची में। तो अभी तक क्या कह सकते हैं कि पहले में राज्य और केंद्र शासित के बारे में जानकारी, यानी कोई बाहरी व्यक्ति आता है भारत में तो पहले उसको भारत के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, ये दूसरी अनुसूची है। और तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची में क्या है कि ये जो पदाधिकारी हैं तो भाई उन्हें वेतन, भत्ते, पेंशन मिलते हैं जब वो नौकरी को ज्वाइन करते हैं तभी तो ये जो भी पदाधिकारी हैं वो किस चीज़ की शपथ लेते हैं, हर किसी के शपथ का उल्लेख अलग अलग है, ठीक है। तो किसका शपथ लेते हैं उसका उल्लेख किस में है? तीसरी अनुसूची में। इसको ऐसे भी याद रखेंगे, देखिए शपथ ये 3 अक्षरों का समूह है और 3 अक्षरों का समूह है किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। तो कह सकते हैं तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो चौथी अनुसूची है उसमें ये कहता है कि जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश यानी वही यूटी, इनमें जितने भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं उनके लिए राज्यसभा में, ये ध्यान रखना है आपको, लोकसभा नहीं राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किसके लिए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इसका उल्लेख किस में मिलेगा? चौथी अनुसूची में मिलेगा। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। देखिए मैंने कहा जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियों का जिक्र है। उस 8 में से पहले हमने 4 फर्स्ट हाफ को देखा इसमें, ठीक है। पहले 8 में से 4 को देखते हैं, फिर अगले 4 को देखेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर जो 4 नए जुड़े हैं संशोधन के बाद उसको देखेंगे। यानी 3 पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप संविधान की कोई भी पुस्तक आपके पास है, कोई भी बुक हो आप पढ़ें, क्योंकि उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी मूल बातें हैं वो हर एक पुस्तक में मिलेगी। बस आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए जो 5वीं अनुसूची है, फिफ्थ शेड्यूल जो है, इसके बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है? 5वें और 6ठे इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा। 5वें में कहा है कि SC प्लस ST, समझते रहिएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, वहाँ पे प्रशासन कैसा हो,
प्रशासन का मतलब वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे कार्य करेगा, क्या उनके लिए कुछ विशेष बातें हैं। क्यों? क्योंकि ये कह सकते हैं आप कि ये ऐसा तबका है जो हमारे इस समाज में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत बातें उठाई कि नहीं, इन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो हमारी जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन की क्या व्यवस्था हो, क्या सिस्टम हो, इसका जिक्र किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में। उसके बाद जो छठा है, छठे में ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या कहेगा? अनुसूचित जनजाति, एससी नहीं, बस कौन सा? एसटी। जो भी एसटी कुछ राज्य हैं उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है। एसटी राज्य मतलब इससे क्या हुआ कि जो भी अनुसूचित जनजाति वाले कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, तो भारत के कुछ ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी है और माना जाता है कि ये जो आदिवासी है, जो मूलभूत इंडियंस हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान रखा गया। और कुछ वो है 4 राज्य, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कुछ संख्या 3 या 4 है उसको इसलिए फोकस किया करें क्योंकि पेपर में यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा है कि प्रश्न बने, क्योंकि 4 विकल्प होते हैं। इन चारों राज्यों में से कोई एक नाम हटा के कोई दूसरा दे देगा जो इसमें ना हो, तो इसलिए इन 4 राज्यों को आप देखेंगे ध्यान से, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। इसको कहा जाता है AM और TM, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन सा है ये है आपका असम, जो दूसरा है उसका नाम है मेघालय, जो तीसरा है उसका नाम है त्रिपुरा, और जो चौथा है उसका नाम है मिजोरम। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें मणिपुर नहीं है। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो 7 सिस्टर बोली जाती है ना, 7 बहनें जो उधर के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसके 4 प्रमुख राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये किस में है? छठी अनुसूची में। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, 5वां और छठा, ठीक है। अब देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या फिर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, वहाँ पे ज़रूर इस 7वीं अनुसूची से पूछा जाता है। तो देखिए 7वीं अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? इसे कहेंगे, जो 7वीं अनुसूची है ये सूचियों से संबंधित है। सूचियों का मतलब इसको कहा जाता है इंग्लिश में लिस्ट, ठीक है, सूचियों से संबंधित है। कितने प्रकार की सूचियां हैं हमारे संविधान में? तो ये है मूल रूप से 3 प्रकार की, ये ध्यान रखिएगा। एक को कहा जाता है संघ सूची, दूसरे को कहा जाता है राज्य सूची, और तीसरे को कहा जाता है समवर्ती सूची, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। ये जो 3 सूचियां हैं, पहले को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट लिस्ट और तीसरे को कॉन्क्रीट लिस्ट। ये 3 लिस्ट होते हैं। इनका क्या मतलब है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए ये लिस्ट का मतलब ये है कि इसमें कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं कि किस मुद्दे पे कौन नियम बनाएगा। तो भारत में आप देखेंगे हमारे यहाँ 2 सिस्टम है, एक केंद्र सरकार और एक कौन है? राज्य सरकार। यानी किस मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार नियम बनाएगी, वो किस में आएगा? संघ सूची में। जैसे मान लीजिए रक्षा से संबंधित है, रक्षा यानी डिफेंस। अब डिफेंस का मुद्दा है, किसी देश के साथ कोई लड़ाई करनी है नहीं करनी है, अब डिफेंस का मुद्दा है, तो ये राज्यों से राय मशविरा करके नहीं बन सकता, ये केंद्र सरकार इसके ऊपर निर्णय ले सकती है। यानी रक्षा से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, या फिर जैसे जनगणना है, तो जनगणना जो है अब ये नहीं कि खाली राज्यों के ऊपर डिपेंड, वो केंद्र सरकार कराती है। यानी ऐसे विषय जिसके ऊपर केंद्र यानी संघ नियम बनाता है, वो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको देखने वाली बात है कि जो संघ सूची है, इसमें जब मूल संविधान बना तो कहा गया कि इसमें 97 विषय थे, 97, यानी 97 मुद्दों पे केंद्र सरकार उस पर नियम बनाती थी। लेकिन वर्तमान में अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 100। यानी 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर संघ सूची में वो शामिल है। क्लियर है? 97 थे, अब कितने हैं? 100। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये फैक्ट है। फिर दूसरा जो है राज्य सूची।
राज्य सूची से मतलब ये है कि कोई भी ऐसे मुद्दे राज्य के जिनके ऊपर राज्य खुद नियम बनाए, वहाँ पे वो केंद्र से मदद नहीं लेता, लेकिन ज़रूरत पड़े तो केंद्र आ सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो राज्य का मुद्दा है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके मामले में कोई इंटरफेयर करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में देखेंगे तो पहले, अब जैसे राज्य में क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए पुलिस, आप देखेंगे कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग पुलिस है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, तो जो भी पुलिस है वो उस राज्य के अंतर्गत होता है, यानी उनके ऊपर नियम बनाने का कार्य, उनका पेपर लेना है, एग्ज़ाम कराना है, उनको भर्ती होनी है, जो भी है उसके ऊपर जितने नियम कानून है वो स्टेट खुद बनाता है। तो ऐसे इशू किस में आते हैं, राज्य सूची के विषय में आते हैं। जो राज्य सूची है इसमें पहले कितने थे, 96 पॉइंट थे, यानी 66 विषय थे जिनके ऊपर राज्य नियम बनाता था, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया और अब कितने हो गए हैं, 61 विषय। यानी देखने वाली बात है, केंद्र के 97 विषय थे, उसने अपने मुद्दे और बढ़ा के 100 पे अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो स्टेट है उसमें 66 विषय दिए गए थे, जिसको घटा के कितना कर दिया गया, 61। यानी वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो आप क्या कहेंगे, 61। ये फैक्ट है जो आपको पेपरों में मिल सकता है। तीसरा है समवर्ती। अब देखिए समवर्ती से क्या मतलब है, कॉन्क्रीट लिस्ट से क्या मतलब है, एक के ऊपर केंद्र ने नियम बना दिया, दूसरे के ऊपर राज्य ने बना दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है मुद्दा जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच हो जाए, यानी ऐसे मुद्दे जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची के वो विषय हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना है आपको, अगर विवाद हो गया तो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार को ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाती है, यानी उसकी बात को ही मानना पड़ेगा, फिर राज्य को चुप होना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुछ मामलों में भारत राज्यों का संघ भले ही है, लेकिन संघ कहीं न कहीं राज्यों पे हावी होते जाता है। तो यहाँ से थोड़ा हमें दोष नज़र आता है, लेकिन रियलिटी यही है, आप ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची पे दोनों की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन शक्ति ज़्यादा किसके पास है, केंद्र के पास, ठीक है। तो देखिए समवर्ती सूची के विषय के मामले में देखेंगे तो पहले जो इसमें थे वो थे 47 47 इस पे विषय थे, जिसपे इसके अंडर में थे समवर्ती के अंतर्गत, लेकिन अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 52। इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, केंद्र का जो मुद्दा था उसने अपने विषय को बढ़ा लिया, राज्य वाले को इसने घटा दिया, और समवर्ती में भी उसको पता है दोनों में लड़ाइयाँ चलेंगी, लेकिन पावर किसके पास आएगा, केंद्र के पास ही। तो उसने 47 से बढ़ा के कितने विषय कर दिए, 52। यानी जहाँ भी उनको कॉम्प्लिकेटेड होगा समवर्ती में आएगा, और फिर इस तरीके से ये तो 3 मुख्य कह सकते हैं सूची हैं जो किसमें, 7वीं अनुसूची में। ये यहाँ तक क्लियर है। एक इसमें एक्स्ट्रा पक्ष समझ लीजिए आप, एक और सूची है जो चर्चा में रहती है, जिसको आमतौर पे आप देखेंगे किताबों में नहीं मिलेगा आपको, उसको कहा जाता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इसको रेजिड्यूशियल लिस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इन सूचियों के अलावा अगर कोई ऐसा मुद्दा जो भविष्य में आ जाए, जिसको डिसाइड ही ना कर पाए कि वो किस लिस्ट में आएगा, तो उसको एक अतिरिक्त कह सकते हैं, अवशिष्ट सूची, उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अगर आपसे पूछे इसमें कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये भविष्य को लेकर बनाया गया है। ये नहीं पता कौन सा मुद्दा कब क्या आएगा, क्योंकि आपको भी पता है हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने वर्तमान को भी ध्यान रखा और भविष्य को भी ध्यान रखा। तो कह सकते हैं कि मुख्य 3 सूची होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है जिसका नाम क्या है, अवशिष्ट सूची। हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अगर अवशिष्ट सूची में बनाना हुआ तो वो पावर किसके पास जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, केंद्र राज्य इसमें नहीं उलझिएगा, ये सीधा ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। इसके ऊपर नियम बनाने का पावर किसके पास है, संसद के पास है। और संसद का मतलब आप समझ ही सकते हैं, केंद्र, यानी घूम फिर के सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ रही हैं, केंद्र के पास है। तो कभी भी पूछे अवशिष्ट शक्तियों पे बनाने का निर्णय किसके पास है, संसद। अगर संसद विकल्प नहीं है, केंद्र लिखा है, तो फिर आप केंद्र को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये थी 7वीं अनुसूची। अभी तक मैंने आपको कितनी अनुसूचियों का जिक्र किया, 1 से लेके 7 तक। 1 से लेके 7 में फैक्ट ज़्यादा आपको कहाँ पे मिले हैं, 6ठी और 7वीं। 6ठी में क्या फैक्ट मिला कि कितने राज्य थे जहाँ पे ये प्रशासन के लिए नियम था,
ठीक है, विशेष। और 7वीं में कितनी प्रकार की सूचियां हैं, कितने विषय हैं, इसका जिक्र हुआ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है, वो है 8वीं अनुसूची। उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में, 7 अनुसूची हमने अभी तक देख लिया, 8वीं अनुसूची ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, जिसके बारे में आप देखेंगे आमतौर पे आपको क्वेश्चन पेपरों में जरूर मिलेंगे। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। यानी अगर कभी आपसे ये पूछे कि वो कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक, अब इससे क्या मतलब है, पहले इसको समझेंगे। अगर आप देखेंगे प्रारंभ में जब ये बनी थी अनुसूचियाँ, तो उस समय अगर इसमें देखेंगे तो 14 भाषाओं को मान्यताएं थी। इसका क्रम समझिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से। इसका क्रम है 14 + 1 + 3 + 4, 15 3 18 4 22। कहा जाता है कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी अगर पूछे आपसे कि मूल संविधान में, कहेंगे 14 थी, अब कितनी है, तो कहेंगे 22। अब इन भाषाओं से क्या मतलब है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप देखेंगे कि हमारा ये संविधान बना और हमारे यहाँ जो भी राज्य कुछ अलग होके बने हैं, तो राज्यों का जो निर्माण है वो भाषाई आधार पे किया गया है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो भाषाई आधार पे शुरुआत में देखेंगे तो जैसे एस.के. धर समिति थी, जो भाषाई आधार के लिए बनाई गई समिति थी, जो ये रिकमेंड की कि किस राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो भी भाषाई आधार पे राज्य बने हैं, तो शुरुआत में 14 राज्य बने थे, तो इसमें भाषाएं भी कितनी थी, 14। उसके बाद एक भाषा बाद में जोड़ी गई है, तो जो जोड़ी गई है उस भाषा का नाम है सिंधी। एक एक को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जब पेपर अपने लेवल पे होता है तो ये फैक्ट पे आ जाते हैं कि कहाँ से क्या है आपको बताने के लिए। तो जो एक जोड़ी गई थी, उसके बाद सिंधी है, फिर यहाँ जोड़ी गई है, फिर 3 भाषाएं एक साथ आई। कब कब आई मैं उसका जिक्र करूँगा, पहले आप भाषाओं को ध्यान रखें। सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद देखेंगे तो 3 भाषाएं आई हैं। एक का नाम है कोंकणी, फिर एक है मणिपुरी, और एक है आपका नेपाली। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझिएगा। ये नेपाली जो क्या कह सकते हैं, एक विदेशी भाषा है। यानी अभी तक जो 14 थे उसमें कोई विदेशी भाषा नहीं थी, सिंधी यहीं की, और ये जो जोड़ी गई वो भी इधर ही की है। अब यहाँ पे जो नेपाली है, अगर कह सकते इसमें विदेशी भाषा कौन सी एक है, तो वो है नेपाली। अब आप समझें, भोजपुरी इतने बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है, हरियाणी है, अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन उनको अभी इसमें जगह नहीं मिला है। अभी लोग लगे हुए कि नहीं, हमारी भी भाषा को मान्यता मिले और इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि इसमें शामिल होने का मतलब बहुत सारे ऐसे पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं जिन भाषाओं को मान्यता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे वो भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी इसमें मान्यता नहीं है। अब खास तौर से जैसे अभी एक बार आप देखिए कि CPO के एग्ज़ाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उसमें अंग्रेजी का भी जिक्र था। जबकि आपको लगेगा अंग्रेजी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हर कोई इसे जानना चाहता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंग्रेजी को भी इसमें जगह नहीं है। ये नोट पॉइंट है कि अंग्रेजी भाषा क्या इसमें शामिल है, तो आप कहेंगे नहीं। विदेशी में शामिल कौन सी एक है, विदेशी कौन सी, नेपाली। तो देखिए 14 तो जो थे पहले वो थे ही, उससे नहीं पूछेगा। जो नए नए ऐड होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी कुछ चेंजिंग होता है वही प्रश्न के लिए एक अपना स्थान देने लगता है। तो सिंधी आया, फिर 3 कौन आए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको याद करने में एक ध्यान रखिएगा, ड़ विकल्प में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। कोंकणी, मणिपुरी, ये मीजो नहीं, ये सब कुछ नहीं, मणिपुरी है। तो ड़ यहाँ भी, ड़ यहाँ भी, और नेपाली तो एक है, ये अपने भाई बंधु, इनको याद रखना है। इसके बाद फिर 4 कौन से बाद में जुड़े हैं सबसे लास्ट में, जो कि ये लास्ट में 4 जुड़े हैं, इनको देखिए कौन कौन से हैं। एक है इसमें आपका मैथिली, फिर है एक आपका संथाली, फिर एक है इसमें बोडो, और एक है इसमें डोगरी। ये 4 बाद में जुड़े हैं, तो कुल मिला के 22 हो गए। इनको भी याद करने का एक है इसमें, देखिए अगर ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। देखिए मैथिली, थाली, थीली, थाली सब एक ही टाइप के हैं। फिर
बोडो, डोगरी। तो ये डो ये 2 वर्ड हैं जिसको आप कैच कर सकते हैं। मैथिली है, संथाली है। ये जब विकल्प आएंगे, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप ये मत सोचिए कि ये पढ़ा रहे याद होगा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। एक बार क्लियर हो गया तो जब भी विकल्प आएंगे ना आपके सामने, आप 100% आपका माइंड बोलेगा कि ये उत्तर है। बस आप एक ही कृपा करेंगे कि जब माइंड बोलता है कि ये सी ऑप्शन है तो आप उस पर टिक किया करें। क्यों, क्या होता है कि माइंड पहली बार में सही बोलता है, हम वहाँ पे अपना चौधरी बनने लगते हैं, उसके चक्कर में आप देखेंगे गलत करते हैं। और 99% केस में एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद हम लोग यही कहते हैं, अरे ये मुझे उत्तर पता था, पता नहीं क्यों डाउट हुआ। ये जो पता नहीं क्यों है ना, ये कम पढ़ने के चलते होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फर्स्ट टाइम ही माइंड आपका सही आंसर देता है, तो ये क्लिक करेगा। जो भी मैं ये छोटे छोटे अक्षरों का जिक्र कर रहा हूँ ना, यही इसकी की पॉइंट है जिसको आप पकड़ लेंगे वहाँ पे। तो देखिए, सिंधी जुड़ा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मैथिली, संथाली, देन बोडो और डोगरी। कुल मिला के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। अब अगर फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में ये समझिए, देखिए ये जो सिंधी जुड़ा था, ये जुड़ा था 21वें संविधान संशोधन से। 21वां संविधान संशोधन, तो 21वें संविधान संशोधन से कौन सा जुड़ा? सिंधी जुड़ा था। और ये हुआ था 1967 में। ये संशोधन कब हुआ था? 1967। फिर उसके बाद जो ये 3 हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो जुड़े हैं, ये जुड़े हैं 71वें संविधान संशोधन से। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, इसके थ्रू 71वें संविधान संशोधन से कौन सा जुड़ा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर सवाल उठता है कि ये कब हुआ था संशोधन? तो ये हुआ था 1992 में। ये फैक्ट है। आप लोग जो भी नोट्स बना रहे होंगे आप इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट में मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा अभी। तो 1992 में 71वां तभी आया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये लास्ट में जो 4 एक साथ जुड़े हैं, ये कौन से संविधान संशोधन से? तो ये जो है ये था 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2003 में। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ, वहाँ पे ये 4 नए भाषाएं जोड़ी गई हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इसमें जितने की पॉइंट्स है सभी। ठीक है, तो ये तो था 8वीं अनुसूची। तो ये क्या थे? हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 ही थी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं है, उनके बारे में समझना है। क्यों? क्योंकि वो बाद में जोड़े गए हैं। और कोई भी चीज़ जब बाद में जोड़ी जाती है तो आपको भी पता है कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा तभी उसको जोड़ा गया होगा। तो संशोधन होने के बाद हुआ है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर 8 को बोल लेते हैं और फिर उन चारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा जितनी बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए पहला किसके बारे में था? भारत के कितने राज्य हैं, कितने संशासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे में जिक्र हुआ। तो हमने कहा ये इसके बारे में जिक्र हुआ पहले में। दूसरे में क्या था? तो दूसरे में क्या था? पैसे का जिक्र था, यानी वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सब जितना है दूसरी अनुसूची में। किसके? पदाधिकारियों के लिए। तो वेतन, भत्ते, पेंशन मिलते हैं। और तीसरे में क्या था? 3 अक्षरों का, क्या नाम था उसका? शपथ। याद हो जाएगा। देखिए 2 नंबर के पैसे होते हैं, तो 2 नंबर में क्या है? वेतन। 3 में क्या है? 3 अक्षर का शपथ। चौथे में क्या है? मान लीजिए कि 4-5 लोग मिल जाएं तो एक पूरी की पूरी टीम बना सकते हैं आप। तो जैसे चौथा क्या है? ये क्या है? राज्यसभा में सीट। मैंने कहा था लोकसभा से नहीं मतलब, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो 4थी अनुसूची में है आपका। 5वीं और 6ठी आपको याद आ रहा होगा कि विशेष कुछ ऐसे जनजातियां हैं उनके लिए प्रावधान है। 5वीं में किसके लिए था? SC एंड ST जो भी ये क्षेत्र हैं उनमें कह सकते हैं प्रशासन से संबंधित था। जो 6ठा था उसमें मैंने कहा था ST क्षेत्र जो है, 4 मैंने कहा था AM और TM जो 4 राज्य थे जहाँ पे विशेष था। इसके बाद 7वीं क्या था? 7वीं क्या था? सूची। सूची कितने प्रकार की थी? 3, संघ, राज्य और समवर्ती। कितने विषय थे वो आपको बताया। 8वीं अनुसूची जो हमने जिक्र किया ये किससे संबंधित था? भाषा से। पहले भाषाएं कितनी थी? 14, बाद में कितनी ऐड हुई? 1, फिर कितनी ऐड हुई? 3 और फिर लास्ट में 4।
कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं? 22। क्या इसमें अंग्रेजी है? तो कहेंगे नहीं। मूल यही है ना, जिसको लगता है कि तो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो ये तो था हमने अभी तक पढ़े जो 8 अनुसूचियाँ थी उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं मुख्य जो 4 हैं जो बाद में जुड़े हैं। तो जहाँ भी कोई नया आता है फिर वो सवाल के लिए गुंजाइश हमेशा रखता है अपने पास। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मूल संविधान के बाद जो 4 जुड़े हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। जो 9th शेड्यूल है, 10th, 11th और 12th। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। इनके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है, क्योंकि ये थे नहीं, इनको लाया गया है, यानी इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई होगी तभी संविधान में संशोधन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन का दायरा ये बन जाता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ और क्या लाया गया और क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले देखेंगे 9वीं सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये जो 9वीं अनुसूची है ये आया है आपका प्रथम संविधान संशोधन से। जो प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, ये हुआ था हमारा जब गणतंत्र थे उसके ठीक 1 साल बाद 1951 में। 1951 में संविधान द्वारा पहला जो संसद द्वारा पहला संविधान संशोधन जो किया गया उससे 9वीं अनुसूची को लाया गया। और इसमें था क्या मुद्दा? वो था भूमि सुधार। ठीक है, लैंड रिफॉर्म था। और ये ध्यान रखिएगा, उस समय जमींदारी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में एक दोष बनी हुई थी आज़ादी के बाद। इस पे फोकस करना सबसे पहली प्राथमिकता थी हमारे जो भी सांसद थे। तो उन लोगों ने जो पहला संविधान संशोधन किया वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन से हुआ और किसके लिए था? भूमि सुधार से संबंधित। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है ये जो हुआ था ये हुआ था 52वां 52 संविधान संशोधन। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1985 1985 में। ये ध्यान रखिएगा किस कॉन्टेक्स्ट में है। 1984 में कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जब अगले प्रधानमंत्री आते हैं राजीव गांधी का, तो आप देखेंगे कि इस समय राजनीति में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही थी और वो था दल बदल। लोग चुनाव जीतते हैं और उसके बाद पता चला वो अपने पार्टी बदल रहा है। तो ये हुआ कि अगर दल बदल ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी मतदाता हैं उनकी भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। मान लीजिए आप किसी एक पार्टी विशेष से चुनाव जीतते हैं तो हो सकता है कि उस पार्टी की जो विचारधारा है उसको किसी ने उठ दिया सोच के, न कि आपको व्यक्ति विशेष। और लेकिन जब आप जीत गए उस विचारधारा के नाम पर और फिर जाके किसी दूसरी विचारधारा से मिल जाते हैं, तो ये लगता था कि आपका ये इंडिविजुअल जो डिसीजन है वो बहुत लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो दल बदल का कानून इसी समय आता है। तो 1985 में जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दल बदल कानून। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। तो ये दल बदल संबंधित जो नियम आए थे वो 1985 में आए। किस संशोधन से? 52वें संविधान संशोधन। याद रहेगा आपको। अब आइए लास्ट के 2, 11th एंड 12th। ये मोस्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए, खासतौर से पीसीएस के एग्जामों में। 11वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं अनुसूची को आपको समझना है तो ऐसे ध्यान रखिएगा। ये है आपका 73वां 73rd। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ये लागू हुआ है 1993 में। तो कहीं कहीं किताबों में आपको 92 भी मिलेगा, 93 भी। 92 है दिसंबर तक ये बात चली, लेकिन लागू कब हुआ है? 1993, अप्रैल 1993। इसीलिए देखेंगे अप्रैल में पंचायती दिवस भी बोला जाता है। तो ये क्या था? पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज, ये वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कहा जाता है कि जो केंद्र में सबसे ऊपर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसकी जो शक्तियां हैं वो छन के कहाँ? अंतिम छोर तक, जो हमारे गांव में बसते हैं लोग, वहाँ तक आनी चाहिए। तो जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है वो किस में है? 73वें संविधान संशोधन से 1993 में जोड़ा गया। और किस अनुसूची में? 11 में।
11वीं अनुसूची में पंचायती राज, इसको कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। यानी आप देखेंगे गांव में जो प्रधान होते हैं, ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा जिसको कहा जाता है कि जो भी 18 साल का व्यक्ति अगर उस गांव का है तो वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो वहाँ का जो पंचायती सिस्टम है वो लाया गया कब, यहीं से। और आपको भी पता होगा कि पूछा जाता है कि पंचायती राज सबसे पहले किस जगह से लागू हुआ था, नागौर जिला, पता होगा राजस्थान वाला। तो खैर इसको छोड़ते हैं, फिर अगले पे आते हैं। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची है, और ठीक उसके बाद 74वें संविधान संशोधन से, ये भी 1993 ही है। ये ग्रामीण के लिए था, ये था शहरी स्वशासन इसको कहा जाता है। ये ग्रामीण स्वशासन है, ये क्या है, शहरी स्वशासन। ठीक, जैसे नगर पंचायत जो हुआ, नगर निगम हुआ, तो इन सब का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, 12वीं अनुसूची में। तो 11वीं में ग्रामीण, 12वीं में शहरी। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। और यहाँ से देखेंगे केंद्र से लेके, सेंट्रल से लेके सबसे नीचे तक का जो पायदान है, यहाँ तक हर एक चीज़ को समराइज कर दिया गया है किसमें, अनुसूचियों में। तो 8 और 4 ये टोटल कितने होंगे, 12 अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में एक फ्लो चार्ट आपके लिए बना देता हूँ, जो आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और एक जगह इकट्ठे हो जाएगी सभी। ठीक है, अब देखिए पूरा जितना भी क्लास है उसको लास्ट में अब एक बार इस फ्लो चार्ट के मेथड से देख लेते हैं। अब सारी चीज़ें आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए लास्ट में एक बार हम सभी लोग बोल लेते हैं इसको। आप लोग भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि बोलेंगे तभी याद होगा। ठीक है, देखिए हमने कहा जो अनुसूची है जिसे शेड्यूल बोला जाता है, शुरू में कितने थे, 8, बाद में 4 जुड़े हैं, टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, अब इसके बाद एक एक के बारे में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पर हमने लिख दी हैं। पहली जो अनुसूची है वो किससे, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यहाँ पे एक की पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है पेपरों में, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है, ये दिल्ली को घोषित किया गया था कब, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1991 में हुआ, उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्लियर है, ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फिर दूसरी अनुसूची जो है, मैंने कहा दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी जो भी मुख्य हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का क्या है, उल्लेख है। यानी 2 नंबर का क्या है, पैसा है, ये क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है, तो तीसरे में मैंने क्या कहा था, 3 अक्षर का क्या, शपथ। शपथ का उल्लेख है किसमें, तीसरी अनुसूची में। वही जो पदाधिकारी हैं वो किसकी शपथ लेते हैं, इसका जिक्र है। इसके बाद जो चौथी अनुसूची है, इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, जो भी राज्य और केंद्र शासित हैं उनका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, कैसे होगा, उसका उल्लेख किसमें है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची मैंने जिक्र किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसका उल्लेख इसमें किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और फिर छठी में, मैंने 5वीं और छठी एक जैसी थी। जो छठी अनुसूची उसमें जनजाति क्षेत्र यानी जो एसटी क्षेत्र हैं उसमें प्रशासन से संबंधित है, इंडिविजुअल। और कितने उसमें राज्य हैं, 4, एम, टीएम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 4 जगहों पे कैसे प्रशासन चलेगा, इसका उल्लेख है। अब आते हैं फिर इधर जहाँ से इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे, 7वीं अनुसूची। 7वीं में मैंने कहा था, 7वीं से याद रखिएगा समवर्ती, 7वीं समवर्ती यानी सूचियों का उल्लेख। कितनी प्रकार की सूचियाँ हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ पे कौन बनाता है, केंद्र। विषय कितने थे, 97, अब कितने हो गए हैं, 100, बढ़ गया है इसमें। फिर राज्य में पहले कितने थे, 66 विषय, अब कितने हो गए हैं, 61, यानी ये क्या हुआ है, कम हुआ है। इस पे राज्य नियम बनाता है। फिर समवर्ती 47 थे, अब कितने हो गए हैं, 52, यानी इसमें भी क्या हुआ है, बढ़े हैं विषय। ठीक है, इन 3 सूचियों के अलावा जो भी बचेंगे उसको किस में रख दिया जाएगा, अवशिष्ट सूची में, जिसके ऊपर कौन कानून बनाएगा, संसद। क्लियर है, तो 7वीं अनुसूची जो है सूचियों से संबंधित है। फिर 8वीं अनुसूची, इसमें किसका उल्लेख है, भाषाओं का। मैंने जिक्र किया था कितनी भाषाएं शुरुआत में थी, तो कहेंगे 14, बाद में संशोधन हो के बढ़ते बढ़ते वर्तमान में कितनी भाषाओं का है, तो 22। पेपरों में आपसे पूछे वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं का। इसमें से मैंने कहा था 14 तो थे ही, भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे वो
फिर एक आया 21वें संशोधन से 1967 में सिंधी, 71वां संशोधन 1992, 3 अड़ा वाले कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये एक विदेशी हो गया। 92वें संविधान संशोधन जो 92 अमेंडमेंट है वो 2003 में हुआ। इससे कितने भाषाएं आई? 4, मैथिली, संथाली, थ वाला कॉन्सेप्ट, और फिर बोडो और डोगरी, ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची, ये जो 4 बाद में जुड़े हैं वो ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से। ये कब आया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, उसके द्वारा। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर उसके बाद 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज, यानी प्रशासन का विकेंद्रीकरण जो है पावर का, तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम। 73वां संशोधन 1993। कितने विषय हैं? गाँव को कितने विषय दिए गए हैं? 22। और जो शहरी है 12वीं अनुसूची, ये भी 74वां संविधान संशोधन 1993। कितने विषय इसमें? 18। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक अनुसूची। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके पूरा जितना इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, याद करने के तरीके, प्रश्न, संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, सबको एक फ्लो चार्ट के मेथड से आप देख पाए हैं। ये पूरा इसका मैंने इसमें उल्लेख कर दिया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर लास्ट में चलते चलते चाहेंगे कि अगर आपको ईमानदारी से अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसमें कोई आपको ऐसा शक न हो, तो ही आप हमारे चैनल को यानी कैरियर पॉइंट DLN को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जो भी वीडियो बचे हुए हैं आप उसको देख सकते हैं और अपने पेपरों में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।